नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं 10+2 का अध्याय है जूझ, उसका अनुवाद। ये हमारी जो दूसरी पुस्तक है वितान भाग 2, उसका दूसरा अध्याय है। तो पहली कहानी सिल्वर वेडिंग को हमने 3 पार्ट में बनाया था, 3 हिस्सों में बनाया था। इसको भी यदि बड़ा हुआ तो 2 हिस्सों में बनाएंगे और संपूर्ण कहानी भी आपको देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इकट्ठा पढ़ना चाहें तो इकट्ठा पढ़ लेंगे और पार्टीशन में बनाएंगे तो आप इसको अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं। यदि मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया अच्छा लगता है तो भाई लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटे वाले बटन को भी दबा लें ताकि आपको वीडियो समय अनुसार मिल सके। तो आइए देखते हैं आनंद यादव का जूझ कहानी। पहला हिस्सा हम देखते हैं इसका। कहानी में लेखक पढ़ने की इच्छा करता है, लेकिन उसके दादा यानी पिता उसको पढ़ने नहीं देते हैं और उसमें पढ़ाई की कितनी ललक है, किस तरह से कितनी परेशानियां झेल करके वह पाठशाला जाना प्रारंभ करता है। तो आइए देखते हैं। अध्याय पहला। पाठशाला जाने के लिए मन तड़प रहा था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर के कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं है। बाबा यानी अपने दादा, हमारे यहाँ दादा कहते हैं, वो बाबा दादा को कहते हैं। वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। यानी खेती कोई लाभ का कारोबार नहीं है। मैं पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे और बिठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह विचार चलते रहते। दीपावली बीत जाने पर महीना भर ईंख पेरने का कोल्लू चलाना होता है। कोल्लू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ में ईंख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही भी थी। जब चारों ओर कोल्लू चलने लगे तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती है। तो भाई ईख से गुड़ बनाया जाता है कोल्लू के द्वारा। और भाई जो चीज़ मार्केट में समय से पहले आ जाती है तो उसका भाव है वो ज़्यादा मिल जाता है, ऐसा लेखक का के बाबा का दादा का मानना है। तो कुछ हद तक बात सही भी है। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता है। हमारे जैसे खेतों पर बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। भाई नंबर 1 का और नंबर 2 का जो गुड़ है वो मिलों में बनता है। जो बड़ी बड़ी मिलें होती हैं वो अच्छा भी होता है, टेस्ट भी ज़्यादा होता है, उसका क्वालिटी भी उत्तम होती है। खेत के कोल्लू पर बनाया गया गुड़ उतना अच्छा नहीं बन पाता है, इसलिए ये गुड़ नंबर 3 का कहलाता है। तो
बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि ईख को कुछ दिन और खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड़ ज़रा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसीलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्लू सबसे पहले चलता था या शुरू होता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी हुआ और हम उसे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे मीन्स उपले। मैं बाल्टी में पानी भर भर करके उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि माँ से बात करनी चाहिए, मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। यानी इनके दादा के बारे में इनकी माताश्री कहती हैं, दादा मीन्स पिताजी के बारे में, बरहेला सुअर होता है भाई, जंगली सुअर। तो दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहे। भाई दत्ताजी राव जो है गांव के महाजन हैं, साहूकार व्यक्ति हैं। उनकी साख पूरे गांव में है और गांव के सभी व्यक्ति उनका सम्मान करते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो लेखक भी कहता है कि तुम्हें अपनी माँ से कहता है कि दत्ताजी राव से मेरे पढ़ने की बात करनी चाहिए। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तो उन्हें सब कुछ समझा करके बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। ठीक है, चलेंगे। माँ ने तो हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठ करके दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर की आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसीलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दुहाई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है। मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार चला गया है। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ।
जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी बर्बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। जी कह कर के हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर के साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। नहीं जी। यानी मैं डरूंगा नहीं। मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते, दादा घर पर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा है कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरतापूर्वक पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो मैं हो ही आता हूँ, तब तक तू रोटियां सेक ले। गणप्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना। लेखक का दूसरा नाम यहाँ गणप्पा है। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। जीम ने मतलब भोजन करने के लिए। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया है रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी। मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी, 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रतनप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू कर दिया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत की। या बनाई। देसाई के मट्ठा यानी खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता। लुगाई और बच्चों को काम में जोत करके किस तरह खुद गांव में खुले सांड की तरह घूमता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया। मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाना चाहिए। इसका ध्यान रख। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर। सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ, और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है। मैंने मना कब किया है जी? इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकालकर नज़रों के सामने रख लिया। कैसी आदतें? चाहे जैसी यहाँ वहाँ
कुछ भी करता, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। क्यों रे छोकरे? नहीं जी, कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगाए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं, इसीलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर इकट्ठा कर करके माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने भी झूठ सच मिला करके ठोक दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी, यानी आज तक कभी फेल नहीं हुआ है। नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद करा दिया, इसीलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग जा। जी, मैं उठ खड़ा हुआ और बाहर निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मार करके कहा। इस समय उसका कोई बस नहीं चल रहा था। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन लिया, पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए, 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना और सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर में बस्ता रख करके सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना, पशु चराना, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है क्या? यानी इस तरह से दादा ने मुझसे सारे वचन भरवा लिए। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं। मन आनंद में उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख, गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ, यानी तुम्हारी पिटाई करता हूँ। कि नहीं तुझे तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू, बालिस्टर, बैरिस्टर, वकील। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके सुन रहा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। गर्मी सर्दी हवा पानी वर्षा भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम में चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती है, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। तो विद्यार्थियों, ये हमने इसका पहला अध्याय पढ़ा कि लेखक किस तरह से पाठशाला में पहुंचा। तो जय हिंद जय भारत। इसका अगला जो पार्ट है वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जूझ कहानी का पहला हिस्सा किया कि लेखक पढ़ना चाहता था लेकिन उसका दादा उसे पढ़ाना नहीं चाहता था। आखिरकार उसका पाठशाला में जाना आरंभ हो गया। देखिए, पढ़ते हैं आगे इसका भाग नंबर 2। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला में की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी, यानी कि 5वीं के पेपर ना देने के कारण उसका जो है वहीं पर नाम दर्ज था। वह 5वीं के ही रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे निकल गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अक्ल के का समझता था, उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर एक कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं। पुरानी किताबें और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में, लट्ठा होता था भाई एक मजबूत कपड़ा, थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज़्यादा शरारती चाहंड के लड़के ने सामने आकर के खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। देख देख तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा, यानी मैंने सोचा अब नहीं आएगा, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में यह बात सोच करके रुआसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार करके टेबल पर रख दिया और अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन की ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। रणवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा लेकर के देख करके उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर के इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा ले पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर। उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चाहवान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करवाता रहता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काछ उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। धोती की काछ होती है भाई, धोती बांधते समय पीछे इकट्ठा करके कपड़े को टांगा जाता है ना, अपने देसी भाषा में लांगड़ बोलते हैं उसको।
तो 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा। तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवों के बच्चों के को खुले में रख देने पर जैसे चारों ओर से उस पर कौवे चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार करके घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था, लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते थे, धोती खींचते थे, गमछा खींचते थे, तो इस तरह कैसे निभा होगा। अच्छा, चुपचाप नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अच्छा अपने खेत में अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक की पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई लगने लगी है। अपना कोई नहीं है वहाँ पे। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़ के एक नई टोपी, एक 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। मैल खाऊ रंग भाई, ऐसे रंग का कपड़ा जिसमें है ना मैल ज़्यादा ना दिखाई दे। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू किया। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़ करके पीठ पर गुस्सा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का फूंक भरने लगता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उद्यम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी थी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एक आध सवाल गलत हो जाता तो वे उसे अपने पास बुला करके समझा देते थे। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। कहने का भाव यह है कि लेखक का धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगने लग गया था और कक्षा में अब उसकी मित्रता बढ़ गई थी। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत था, हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों को भी जांचता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह से पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता। यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया है तो अपना बस्ता व्यवस्थित करने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही निकलने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से दूसरी तरफ वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत पाटिल की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा था। तो भाई लेखक को आनंदा किसने कहकर पुकारा? मास्टर ने। माँ कभी आनंदा कहती
परंतु बहुत कम मास्टरों के इन अपनेपन के व्यवहार से के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। नवा सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी। उनके पास पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत बोरकर, भाव बोरकर, भारा तांबेकर, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण भी सुनाते थे। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो अपनी भी एकाध सुना दिया करते थे। यह सब सुनते हुए और अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था, यानी मैं समझ ही नहीं पाता था कि मैं कहाँ हूँ। यानी मैं शिक्षा में ऐसा रम जाता था, खो जाता था। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगा करके, दम रोक रोक करके मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता था। यानी मन लगा करके, एकाग्रचित ध्यान लगा करके मैं अध्ययन किया करता था या मास्टर जी की कविताएं सुना करता था। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए, अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव में यति गति और आरोह अवरोह, यति गति भाई कहाँ रुकना है, कहाँ उसे गति देनी है, कहाँ पे स्वर धीमा करना है, कहाँ पर स्वर को ऊंचा चढ़ाना है, आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय करता था। क्यारियाँ पानी से कब भर गई इसका भान यानी आभास ही नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए। अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा है। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थूई थूई करके नाचा जा सकता है। यानी कि जब हम भाव विभोर हो जाते हैं, आनंद में झूमने लगते हैं, तो हम नृत्य करने लगते हैं। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद ही की चाल में गाना शुरू किया। अनंत कार्णेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है: चांद रात पसरीते पांढरी गया, धरणीवरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग चाल में बिठा करके गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगता था कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुला करके गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं।
मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। उनके बारे कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगते थे। मुझ सौंदलगेकर मास्टर खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का ही मनुष्य होता है। मुझे भी लगा कि मैं कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। यह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि मैं अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते समय फसलों पर जंगली फूलों की तुकबंदी करने लगता, उन्हें ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खिस्सा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा। अपने आड़ूसा बोलने भाई। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेख खींच करके लिखता था, या पत्थर की सिल पर कंकड़ से लिख लेता था। जब कंठस्थ हो जाती तो पहुँच देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने तक धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर के कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल होती और बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता में किस तरह से होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता, यानी अपनापन अनुभव होने लगा। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार की कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा कि मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती। इन बातों से मैं सौंदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो विद्यार्थियों, ये हमने देखा जूझ कहानी का अनुवाद, और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नों को। ज़्यादा प्रश्न नहीं है तो तब तक बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, और आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें। समय रहते आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। जय हिंद विद्यार्थियों, जय भारत।